नमस्कार। मंकित वाइब्स में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर सॉल्यूशंस यानी विलयन पर बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप नीट, आरपीएससी या फिर 11th-12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए एक तरह से गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए आज इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये विलयन होता क्या है, इसकी बिल्कुल बेसिक बातें। फिर हम देखेंगे कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन मतलब गाढ़ापन कैसे नापते हैं। इसके बाद हम प्रेशर और आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। फिर बात होगी कणों की असली शक्ति की। और हाँ, सबसे आखिर में हम उस आई फैक्टर को समझेंगे जो अक्सर सब कुछ बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये विलेन या सॉल्यूशन है क्या भला? अच्छा, एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने एक ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक घोला। घोलने के बाद क्या आपको नमक के दाने अलग से दिखते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर मतलब एक समांगी मिश्रण बन गया है जहां हर एक बूंद का स्वाद एक जैसा है। बस इसी को विलयन कहते हैं। और इसमें जो चीज कम मात्रा में होती है जैसे नमक, उसे हम कहते हैं विलेय या सॉल्यूट। और जो ज्यादा मात्रा में है मतलब पानी, वो कहलाता है विलायक या सॉल्वेंट। सिंपल। और एक मजे की बात बताऊं, विलयन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि किसी लिक्विड में कुछ सॉलिड घोला गया हो। जरा हवा के बारे में सोचिए, वो भी तो एक विलयन ही है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी कई गैसेस एक दूसरे में घुली हुई हैं। या फिर पीतल को देख लीजिए, जो तांबे और जिंक मतलब एक ठोस में दूसरे ठोस का विलयन है। सच तो यह है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पर 9 तरह के विलयन हो सकते हैं। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि विलयन क्या होता है, पर सवाल ये है कि हम ये कैसे बताएं कि कोई विलयन कितना गाढ़ा है या कितना पतला। यहीं पर एंट्री होती है कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता की, और इसे मापने के कई तरीके हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला और सीधा तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज। ये बस ये बताता है कि पूरे 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलय यानी सॉल्यूट मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हों तो हम आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब 100 मिलीलीटर विलयन में कितने मिलीलीटर सॉल्यूट है। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये आपको अक्सर दवाइयों की शीशियों पर लिखा मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि 100 मिलीलीटर विलयन में कितने ग्राम दवा घुली हुई है। अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। देखिए, ये सिर्फ एक रेशियो है जो बताता है कि मिक्सचर के टोटल मोल्स में से किसी एक चीज का कितना हिस्सा है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। और अगर आप सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन जोड़ दें तो जवाब हमेशा 1 आएगा। ये आगे बहुत काम आने वाला है, याद रखिएगा। अच्छा, अभी तक तो हम विलयन के अंदर की ही बात कर रहे थे। अब देखते हैं कि बाहर की दुनिया जैसे कि प्रेशर इस पर कैसे असर डालती है, और यहीं से कुछ बहुत जरूरी नियम निकल कर आते हैं। हेनरी का नियम, अरे ये तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। कभी सोचा है कि सोडा की बोतल खोलते ही वो फिस की आवाज क्यों आती है? क्योंकि बोतल के अंदर गैस को बहुत हाई प्रेशर पर पानी में जबरदस्ती घोला जाता है। नियम बड़ा सीधा है, जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे उतनी ज्यादा गैस घुलेगी, और जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं प्रेशर कम हो जाता है और बेचारी गैस बाहर भाग जाती है। अब बात करते हैं राउल्ट के नियम की, जो खास तौर पर लिक्विड्स के मिक्सचर के लिए है। ये बस इतनी सी बात कहता है कि किसी मिक्सचर में एक लिक्विड का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, वेपर बनाने में उसका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, विलयन का जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो दोनों लिक्विड्स के अपने अपने पार्शियल प्रेशर का जोड़ होता है। पर क्या है ना, असल दुनिया में हर कोई नियमों को मानता नहीं है ना? सॉल्यूशंस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जो विलयन राउल के नियम को अक्षरे अक्षर मानते हैं उन्हें हम बड़े प्यार से आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन ज्यादातर विलयन अनादर्श होते हैं, मतलब वो या तो उम्मीद से ज्यादा वेपर बनाते हैं जिसे हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, या फिर उम्मीद से कम जिसे हम नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के उस हिस्से में आ गए हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ, अब हम उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जिन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपने क्या घोला है। उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि कितने कण घोले हैं। इन खास गुणों को हम कहते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म या
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये सिर्फ कणों की संख्या पर, उनकी गिनती पर निर्भर करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप कोई सॉल्यूट घोलते हैं तो सबसे पहले वेपर प्रेशर कम होता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है और एक नया प्रेशर पैदा होता है जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर का कम होना। जरा सोचिए, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सतह से उड़कर वेपर बनना चाहते हैं, लेकिन आपने उसमें सोल्यूट घोल दिया। अब ये सोल्यूट के पार्टिकल्स सतह पर आकर एक तरह का ट्रैफिक जैम लगा देते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को आसानी से उड़ने नहीं देते। नतीजा क्या हुआ? वेपर प्रेशर कम हो गया। अच्छा, अब क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया है तो उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब और ज्यादा गर्मी देनी पड़ेगी। और बस इसी वजह से विलयन का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और जमने के साथ भी यही कहानी है। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक साथ जुड़कर क्रिस्टल बनाना चाहते हैं, पर ये सल्यूट के पार्टिकल्स बीच में आकर उनके रास्ते में खड़े हो जाते हैं, उन्हें ठीक से सेटल नहीं होने देते। इससे जमने की प्रोसेस और मुश्किल हो जाती है और हमें टेम्परेचर को और भी ज्यादा गिराना पड़ता है। इसी वजह से हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। और हमारी चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। कल्पना कीजिए एक ऐसी झिल्ली की जो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को आर पार जाने देती है, सल्यूट को नहीं। अब देखिए, नेचर को हमेशा बैलेंस पसंद होता है, इसलिए सॉल्वेंट खुद ब खुद कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागेगा ताकि दोनों तरफ मामला बराबर हो जाए। बस सॉल्वेंट के इसी नेचुरल बहाव को रोकने के लिए जो बाहरी प्रेशर लगाना पड़ता है वही परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो अभी तक हमारी पूरी कहानी इस एक भरोसे पर टिकी थी कि अगर हम एक पार्टिकल घोलते हैं तो विलयन में भी वो एक ही रहता है। लेकिन क्या हो अगर कहानी में कोई ट्विस्ट आ जाए? क्या हो अगर वो पार्टिकल पानी में जाकर दो में टूट जाए या दो पार्टिकल जुड़कर एक बन जाए? तब हमारी सारी कैलकुलेशन का क्या होगा? यहीं पर तो असली मजा है। देखिए, जब हम नमक यानी KCl को पानी में डालते हैं तो हम तो एक ही पार्टिकल डालते हैं, लेकिन पानी में जाते हैं वो K+ और Cl- में टूटकर दो पार्टिकल बन जाता है। इसको कहते हैं डिसोसिएशन या वियोजन। और कभी-कभी इसका ठीक उल्टा भी होता है। एसिटिक एसिड जैसे कुछ सल्यूट पानी में जुड़कर एक हो जाते हैं, इसे कहते हैं एसोसिएशन या संगुणन। अब दोनों ही केस में पार्टिकल्स की गिनती हमारी उम्मीद से अलग हो गई। तो इस पूरी गड़बड़ी को ठीक कैसे किया जाए? इसका हल लेकर आता है वॉन्ट हॉफ गुणांक, जिसे हम I से दिखाते हैं। ये बस एक करेक्शन फैक्टर है। ये हमें बताता है कि असल में पार्टिकल्स की संख्या हमारी सोची हुई संख्या से कितने गुना ज्यादा या कम है। आपको बस इस I को हमारे पुराने सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूलों से मल्टीप्लाई कर देना है और बस सारे जवाब एकदम सही हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमने इस पूरे चैप्टर का सफर एक साथ तय कर लिया है। चलिए एक नज़र में जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या मुख्य बातें सीखीं। तो हमने सीखा कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। हमने इसकी सांद्रता को अलग अलग तरीकों से मापना सीखा। हमने राउल्ट के नियम को समझा और ये जाना कि कैसे सिर्फ कणों की संख्या ही विलयन के गुणों को तय कर देती है। और सबसे जरूरी, हमने वॉन्ट हॉफ गुणांक I का इस्तेमाल करके पार्टिकल्स के टूटने और जुड़ने वाली पहेली को भी सुलझा लिया। उम्मीद है कि विलयन चैप्टर अब आपके लिए पहले से कहीं ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग हो गया होगा। अगर इस एक्सप्लेनेशन से आपको सच में मदद मिली तो मंकित वाइब्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी टॉपिक्स को आसान बना सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।